हेलो बच्चों, मैं हर्षित गोयल और आपका स्वागत करता हूं आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा आप जानते हैं हमने गेम चेंजर सीरीज आपके लिए लॉन्च की है और यहां पर हम जेईई मेन के वो सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो नीट पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो हम उन्हीं सवालों की जो है आज हम जेईई मेन का जो 24 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हमने देखिए सारे सवाल हम नहीं ले रहे हैं, हम वही सवाल ले रहे हैं जो हमारे हिसाब से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं। और क्यों रेलेवेंट हैं, देखिए बहुत सीधी सी बात है, एनटीए ही पेपर बनाता है तो काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। और पिछले साल देखा भी गया है 2024 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2024 में देखा गया है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आ चुके थे उसी से मिलते जुलते सवाल आपको नीट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल ये कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन एयर फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस इन 4 मिनट्स। बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 4 मिनट में, और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वातावरण का जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है और हमसे पूछा है कि उसका अगले 4 मिनट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा। देखिए बड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो रेट ऑफ कूलिंग का उसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसके अंदर अगर आप जानते हैं तो इक्वेशन जो बनती है वो ये बनती है कि चेंज इन टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, फॉर्मूला ये होता है इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपॉन टाइम टेकन, जितना समय लगता है, बराबर के जो एक कॉन्स्टेंट आता है टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाय 2 माइनस टी सराउंडिंग। अब इसी फॉर्मूले को मुझे यहां लगाना है। पहली इंफॉर्मेशन देखो इन्होंने क्या दी है, पहले 40 था और कितना हो गया 24, कितनी देर में हुआ 4 मिनट में, ठीक है, बराबर के मुझे नहीं पता है, अननोन है, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल, तो 40 प्लस 24 हो जाएगा 64 बाय 2 माइनस टी सराउंडिंग जो है 16। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे देखो ये आएगा 16 बाय 4 मतलब 4 बराबर के टाइम्स 32 माइनस 16 विल बी 16। तो के का वैल्यू देखो कितना मिल गया, के का वैल्यू मिल गया यहां से 1/4। अब इसी इक्वेशन को हम दोबारा लगाते हैं और अब इन्होंने कहा है कि अगले 4 मिनट में कितना हो जाएगा, तो अगले 4 मिनट में 24 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा ये मुझे बताना है। तो मैंने मान लिया कि भाई टेम्परेचर टी हो गया, तो 24 माइनस टी अपॉन वही 4 मिनट बराबर, वापस से ये इक्वेशन ये फॉर्मूला में लगा रहा हूँ। के का वैल्यू देखो मैंने निकाल लिया था कितना 1/4, तो के का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 1/4 इंटू अब इनिशियल प्लस फाइनल टेम्परेचर, तो 24 प्लस टी जो फाइनल माना है मैंने अपॉन 2 माइनस 16। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इधर तो आ गया देखो 4 से 4 काट दिया मैंने, तो 24 माइनस टी बराबर 24 प्लस टी बाय 2 माइनस 16। तो अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 24 प्लस टी माइनस 32 बाय 2। इधर लेके आ जाए इसको तो ये बनेगा 48 माइनस 2t बराबर t माइनस 8। अब देखो ये क्या बनेगा, माइनस 8 इधर लेके आएंगे तो 56 बराबर 3t और t बराबर 56 बाय 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला का सवाल है, जो अप्रोक्सीमेशन होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, रेट ऑफ कूलिंग का, उसके ऊपर बेस्ड ये सवाल आता है। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों अपना सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है। ये कह रहा है कि भाई एक सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है, जो रोल करता है विदाउट स्लिपिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। वैसे तो प्योर रोलिंग हट गई है, बट फिर भी अगर अपन बात करते हैं तो जैसे पिछले साल भी एक सवाल आ गया था, तो इस साल भी बिल्कुल चांस है कि सवाल आ सकता है। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर काइनेटिक एनर्जी, तो सॉलिड स्फीयर की जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, रेखिक गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, तो देखो वो कितनी हो जाएगी, उसको K1 बोल देते हैं, तो वो तो जाएगी हाफ mv² ऑफ द स्फीयर। एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हमें रेशियो बताना है किसका, हमें बताना है लीनियर काइनेटिक एनर्जी रेखिक गतिज ऊर्जा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब घूर्णन गतिज ऊर्जा का। तो इसको K2 से डिवाइड कर दें और इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ I। I है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जो होता था 2/5 mr², हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा प्योर रोलिंग के केस में कितना होता है, V बराबर ओमेगा होता है। तो देखो ओमेगा कितना होगा, V/R, ओमेगा कितना हो जाएगा V/R। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो V² अपॉन R²। अब काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा, V² से V² कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के नीचे बस 2/5 ही बचा, उसका रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5/2। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वापस से सीधा आंसर कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। हमसे कह दिया कि भाई आपको बस इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का अनुपात बताना है, किस किस का, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा² से, और प्योर रोलिंग की कंडीशन बता दी। अगला सवाल अच्छा सवाल है। देखो इस तरह के सवाल जो हैं बड़े ही छोटे छोटे सवाल होते हैं और बिल्कुल इस तरह के सवाल आ सकते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है, वो दोलन करता है
एक्स एक्सिस पर, और उसकी जो इक्वेशन है वो दे रखी है हमें, उसका जो समीकरण है x बराबर एक्स नॉट साइन स्क्वायर टी बाय 2। ठीक है, अब हमसे ये कहा है कि जहां पर एक्स नॉट की वैल्यू भी हमें बता दी, चलो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एट। तो अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वेरी करेगी, उसकी पोजीशन के साथ, उसकी गतिज ऊर्जा उसकी स्थिति पर किस तरह से निर्भर करेगी। पहले तो इस इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहां पर साइन स्क्वायर दिया हुआ है, साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू 0 से 1 हो सकती है। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 से x नॉट ही हो सकती है। x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से x नॉट, इसी के बीच में रहेगी। मतलब अब x नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो मतलब x जो है वो 0 से 1 के बीच में जा सकता है। तो 0 और 1 तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, चरम बिंदु हो गया, क्योंकि उसके आगे जा नहीं रहा, ना इधर ना इधर। तो बच्चों मीन पोजीशन, इसका जो माध्य बिंदु है वो कहां पर आ जाएगा, बिल्कुल बीच में, वो कितना हो जाएगा, 1/2 पर। तो 1/2 पर इसकी मीन पोजीशन है, माध्य बिंदु है, जहां पर इसकी जो स्पीड है, जो इसकी चाल है वो सबसे ज्यादा होती है, तो वहीं पर काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो 1/2 पर ही काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। साथ साथ 0 और 1 पर काइनेटिक एनर्जी होगी 0। क्यों, क्योंकि वो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से चरम बिंदु हैं, तो वहां पर ये रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो अब हमें एक ऐसा ग्राफ देखना है जिसमें 0 और 1 पर तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो और 1/2 पर मैक्सिमम हो। ठीक है, अच्छा अब यहां पर अगर बात करेंगे तो इस ग्राफ में भी ऐसा ही हो रहा है, 0 से 1 पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 है और हाफ में मैक्सिमम है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। यहां पर अगर देखेंगे तो हाफ पर देखो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, जबकि 0 और 1 पर मैक्सिमम है, ये उल्टा बोल रहा है, गलत हो गया। इसी तरह से ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या कह रहा है, 0 और 1 पर तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और 1/2 पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसके अंदर भी अगर देखेंगे तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, 1/2 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और 0 और 1 पर मिनिमम है। तो अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, वो डिसाइड करवाएगा ये साइन स्क्वायर का फंक्शन। साइन स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो, उसका जो एक्सप्रेशन बनेगा, जैसे इसकी अगर अपन इक्वेशन देखेंगे, एक्चुअली इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना तो एक्स की इक्वेशन इस तरह से आती है, एक्स नॉट इंटू 1 माइनस कॉस टी, ये इस तरह से बन जाएगा। साइन स्क्वायर t/2 को अपन और बाय 2 भी लिख सकते हैं, तो इसकी इक्वेशन बनती है। अब ये आ रही है इसकी पोजीशन की इक्वेशन, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आएगी ना, उसके अंदर भी देखो जो बनता है वो या तो साइन स्क्वायर आएगा या कॉस स्क्वायर आएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा उसके अंदर भी साइन स्क्वायर आएगा या क्या आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि साइन या कॉस के जैसा ही ग्राफ इसका बनना चाहिए। इसका ग्राफ जो है वो ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, एक और चीज आप देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का देखो फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, हाफ mv², और v को क्या लिखते हैं, v को लिखते हैं ओमेगा √a² माइनस x²। तो अगर आप इसको यहां पर डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ m, और स्क्वायर आप करोगे v² का तो बनेगा ओमेगा² इंटू a² माइनस x²। अब यहां पर अपने काम की बात देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो तो है y एक्सिस पर, ये y अक्ष पर आ गई, और यहां पर है x² की टर्म माइनस साइन के साथ है x² की टर्म, तो y प्रोपोर्शनल टू माइनस x², जैसा प्रोपोर्शनल टू तो नहीं पर y जो है वो माइनस x² के टर्म्स में ही आएगा। और अगर y माइनस x² के टर्म्स में आ रहा है तो हम जानते हैं कि अगर y x² के टर्म्स में आता है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनता है, और अगर y माइनस x² के टर्म्स में आता है, y और माइनस x² में क्वाड्रेटिक होती है, तो फिर डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनता है। तो इसका आंसर फिर क्या आना चाहिए, इसका डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आना चाहिए, 4th ऑप्शन आना चाहिए। और भी तरीके हैं, स्लोप से भी इसको देखा जा सकता है, ढाल से भी देखा जा सकता है, पर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपल इस चीज का ध्यान रखें। और वैसे ही आपको बनाया भी जाता है ग्राफ कि जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, उसका पोजीशन के साथ जो ग्राफ बनाते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा ग्राफ बनता है वो। अगर मैं मीन पोजीशन माध्य बिंदु 0 पर लेता हूं तो 2 ग्राफ बनते हैं, ऐसे और ऐसे। ये बनता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का, स्थितिज ऊर्जा का, और ये बनता है काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का। तो अपन वैसे भी डायरेक्ट बता सकते थे, बस ग्राफ यहां पर थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया क्योंकि मीन पोजीशन 0 पे नहीं है, बल्कि मीन पोजीशन कहां पर है, 1/2 पर है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल सेमीकंडक्टर का सवाल है। सेमीकंडक्टर में कह रहा है कि भाई द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज लो 0 फॉर, इनमें से ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब इनमें से किस किस में आउटपुट 0 आएगा, तो अगर आप पहले गेट को ध्यान से देखेंगे तो ये तो देखो और गेट है, और यहां पर ये बिंदु लगा दिया तो ये नॉर गेट है। अब आपको कुछ नहीं, आपको ऑप्शन ही 1 बाय 1 चेक करना है। हमें आउटपुट में 0 चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। अब देखो 0 और 0 मैं यहां पर अगर देता हूं, और गेट है तो और गेट में 0 0 का 0 ही मिलेगा, यही 0 यहां भी जाएगा और यही 0 यहां भी जाएगा। अब 0 0 का वापस से और गेट में 0 मिलना चाहिए था, पर क्योंकि ये नॉर गेट है तो यहां 1 मिलेगा। तो मतलब मुझे यहां पर 0 0 का क्या मिल गया, आउटपुट 1 मिल गया, जबकि ये क्या कह रहा था 0। तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। अब देखो
थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देखें तो ए जो है वो इन तीनों में दे रखा है, जबकि ए मैंने बोल दिया नहीं होगा, इसका मतलब ये तीनों ही गलत हो गए। इसलिए सीधा सीधा आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। जेई मेन का ही सवाल है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, जेई मेन में भी ऐसा ही आया था, तो आपको BCD चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बाकी आप चेक, मैं बी भी चेक करके बता देता हूं। जैसे 0 और 1 अगर आप रखते हैं तो 0 और 1 अगर आप रखेंगे तो यहां पर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? यहां पर आपको मिलेगा 1। फिर आप इधर भी आउटपुट में 1 दोगे, इधर भी आउटपुट में 1 दोगे, पर नॉर गेट है 1 1 का, वैसे तो 1 आता, पर नॉर गेट है तो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, तो 0 मिल रहा है। तो इसी तरह से आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आपका आंसर जो आएगा कौन सा आएगा? बी, सी और डी में आपको आउटपुट में 0 मिल जाएगा, जो हमें चाहिए। ए ऑप्शन ही है, पर ए ऑप्शन ने सवाल को बहुत आसान बना दिया, क्योंकि ये ऑप्शन आंसर नहीं था और तीन ऑप्शंस में ए दिया हुआ है, मतलब वो नहीं होंगे, इसलिए जो है फोर्थ हो जाएगा। फिर अगला सवाल जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का है, ऊष्मागतिकी का है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज, जो ऊष्मा का जो आदान प्रदान हुआ एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर बात कर रहा है, चक्रीय प्रक्रम में बात कर रहा है, वो दिखा रखा है। और कह रहा है कि जो ABCA है, देखो ए यहां से चालू किया इन्होंने, ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी और सी से ए, इसकी बात कर रही है। तो आधे वृत्त की बात हुई, ठीक है, पूरे की बात नहीं हुई। डायग्राम पूरा बनाया है, पर जो साइक्लिक प्रोसेस लिया है बच्चों को कौन सा लिया है? ए से बी, बी से सी, सी से ए, इतना ही लिया है। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो अब हमें इसके अंदर बताना है कि हमें इसके अंदर कितना जो है ऊष्मा का या जो हीट एक्सचेंज होगा वो कितना होगा। अब साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम की अगर अपन बात करते हैं तो देखो उसमें डेल्टा यू तो शून्य हो जाता है, तो इस हिसाब से अगर अपन बात करेंगे तो Q बराबर क्या आएगा? W आएगा। तो अगर मैं W निकालूंगा तो वही Q भी मिल जाएगा। अब यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो देखो जब भी P और V में आपको समीकरण एक तरह से ग्राफ दिया है और आपको अब इस वृत्त का, आधे वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकालना है, आधे सर्कल का एरिया निकालना है, तो एरिया क्या बनेगा? पाई, इस तरह का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो पाई R1 R2 का फॉर्मूला लगता है पूरे सर्कल के लिए। दोनों रेडियस यूज करनी पड़ती है, प्रेशर वाली रेडियस भी अपन यूज करते हैं और वॉल्यूम वाली रेडियस भी यूज करते हैं, पर क्योंकि मुझे आधे सर्कल का ही निकालना है इसलिए मैंने इसका आधा कर दिया। अब पाई बाय 2। अच्छा ये लेते हैं अपन पास्कल में, अपन याद रखा है किलो पास्कल में इन चीजों का ध्यान रखना है। अब ये देखो इसका डायमीटर, इसका जो व्यास है वो 200 है, तो रेडियस हो जाएगी 100। पास्कल की जगह किलो पास्कल, तो 10³ लिखा। ऐसे ही R2 की अगर बात करते हैं तो देखो यहां पर भी 200 से 400, 200 का गैप है, तो 100 हो जाएगा, पर 100 सीसी में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 100 इंटू 10⁻⁻⁶, उसको बदल लिया मीटर क्यूब में। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो यहां पर 1 2 3 4 और 3 7 0 हैं, तो ये क्या बन गया बेटा? π/2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻⁶। तो बस ये एक ही 10 बचेगा, तो 10π/2 मतलब 5 पाई। तो कितना आंसर आ गया अपना? 5 पाई। जल्दबाजी में हो सकता है काफी बच्चों ने इसका पूरे सर्कल का एरिया निकाल लिया, पर हम ध्यान से पढ़े, हमें ABCA ही बोला है, तो उसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, आधे सर्कल का ही एरिया हमें निकालना था। देन एक और अच्छा सवाल, देखो इजी सवाल है, थोड़ा सा सवाल को एक्सटेंड कर दिया गया है जो है, और ये वेव ऑप्टिक्स का सवाल है, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है ये सवाल, देखो कितना बड़ा है, सवाल पढ़ लेते हैं पहले। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDAC की ये बात कर रहा है, 3 पोलराइजर हैं, कैप्ट एज शोन इन द फिगर। तो ये है पोलराइजर नंबर 1, ये है पोलराइजर नंबर 2 और ये है पोलराइजर नंबर 3, ठीक है। और देखो ये 2 स्लिट भी दिखा रखी है, डायग्राम में जो दिख रहा है वो मैं पहले समझा देता हूँ। द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ P1 एंड P2 आर ऑर्थोगोनल। तो P1 और P2 जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करते हैं, कह रहा है कि पोलराइजर P3 जो है वो स्लिट को कवर करता है, तो जो पोलराइजर P3 है वो दोनों स्लिट के दोनों के बाहर है, ठीक है। और ये भी कहा रखा है, जैसे आप पढ़ो, द पोलराइजर P3 कवर्स बोथ स्लिट्स विद इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 45 डिग्री। तो पोलराइजर P जो है वो इन दोनों से 45 डिग्री पर है, P1 से भी 45 डिग्री पर है और P2 से भी कितने पे है? 45 डिग्री पर है। ये हमें समझाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है, जिसकी वेवलेंथ, जिसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो I0 है, वो P1 P2 पे गिरती है, अच्छी बात है। तो P1 P2 से पे जब गिरेगी तो पोलराइज हो जाएगी, फिर पोलराइज होने के बाद वो P3 पे भी गिरेगी, यहाँ स्लिट से निकलते हुए। पूरा पढ़ लेते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया? द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P3 वेयर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 इज λ/3। तो कुल मिला के क्या कह रहा है? कुल मिला के वापस लास्ट लाइन फिर से पढ़ो, क्या कह रहा है? द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आफ्टर P3, P3 के बाद मान लो कोई पॉइंट है, मतलब कोई स्क्रीन है, वहां पर कितना रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा अगर वहां पर, जहां पर ये सुपर इंपोज होती है, अध्यारोपण इनका होता है, तो वहां पर जो पाथ डिफरेंस हो कितना है? λ/3 का है।
चलो पहले सवाल को धीरे धीरे चालू करते हैं। पहले तो देखो यहाँ पर तो है आई नॉट, यहाँ पर भी आई नॉट है। अब अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से निकलती है तो यहाँ पर निकलने पे तो आधी रह जाएगी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 और आई नॉट बाय 2, चाहे इनके बीच का कुछ भी एंगल, उससे क्या मतलब है। इसके बाद जब इससे निकलेगी तो इससे इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, सेकंड जो पोलराइजर होता है जिसको अपन बात कर रहे हैं, तो वहां से इंटेंसिटी हो जाती है, तीव्रता हो जाती है जितनी निकली उसका कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई नॉट बटे 2 निकली और उसका कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा में दे रखा है 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45। ऐसे यहां पर भी होगा, आई नॉट बटे 2 तो निकली थी और उसका भी कॉस स्क्वायर 45। ठीक है, तो कितनी इंटेंसिटी निकली, आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो मतलब आई नॉट बाय 4। तो अब इन दोनों से आई नॉट बाय 4 और आई नॉट बाय 4 की इंटेंसिटी निकली। अब ये कह रहा है कि जहां पर मिल रही है वहां पर पाथ डिफरेंस पाई बाय लैम्डा बाय 3 का है। तो जो हम फेज डिफरेंस निकालते हैं, पाथ डिफरेंस है कालांतर, देखो वो कितना होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बटे लैम्डा इंटू लैम्डा बटे 3, 2 पाई बाय 3। तो अब 2 पाई बाय 3 का इनके बीच में फेज डिफरेंस हो गया, कालांतर आ गया। अब हमें देखो सवाल क्या बन गया, सवाल ये बन गया कि भाई दो इंटेंसिटी हैं, जो तीव्रता है दोनों बराबर हैं। मान लेते हैं एक बार इनको आई और आई बोल देते हैं, आई नॉट बाय 4 आई नॉट बाय 4 है, पर मैं आई और आई मान लेता हूं। और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है 120 डिग्री, 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री। अब देखो ये आप जानते हो कि ये वेक्टर की तरह, सदिश की तरह ही जुड़ते हैं, जिसका फॉर्मूला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में। अब ये स्पेशल केस हो गया। कौन सा स्पेशल केस हो गया कि भाई a और b बराबर हैं i और i और उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। अब याद करो, ऐसा बताया गया होगा आपको आपके टीचर के द्वारा, जैसा हम बताते हैं अपने बच्चों को, कि अगर दो वेक्टर, दो सदिश जिनका मैग्नीट्यूड परिमाण इक्वल होता है और ये 120 डिग्री पे लगते हैं, जैसे मान लो दोनों का ही मैग्नीट्यूड a और a है और इनके बीच का जो एंगल है, कोण है, वो 120 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्ट आता है, रिजल्टेंट आता है, वो भी उतने ही मैग्नीट्यूड का आता है, उसका मैग्नीट्यूड भी a ही हो जाएगा, जिसका आप बहुत सिंपल डेरिवेशन भी कर सकते हो, पर अपन याद रखते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर भी यही बात हो गई कि इंटेंसिटी I और I थी और वो 2 पाई बाय 3 120 डिग्री के एंगल पर थी, तो रिजल्टेंट भी I ही आएगा, और रिजल्टेंट I आएगा मतलब कितना आएगा, I नॉट बाय 4 आएगा। I नॉट बाय 4 आएगा मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। समझ गए बात। तो इसीलिए स्पीड बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होने चाहिए, तभी स्पीड आपकी एग्जाम में बनती है। ठीक है, बाकी सवाल अच्छा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 हमसे ये कह रहा है कि एन इक्वली स्पेस चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू q आर प्लेस्ड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। देखो एक सर्कल दिख रहा है यहाँ पर r रेडियस का, इस पर ऐसे चार्ज रखे हुए हैं, जैसे एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा, चौथा, ऐसे n चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, द सर्कल रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अभी जो सर्कल है ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। A bigger imperial loop B encloses the whole circle as a smaller imperial loop A encloses a small segment। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जैसे इसको इस तरह से समझे, थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला सवाल हो गया। एक सर्कल ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, अब एक बड़ा सर्कल है, इस तरह से समझें कि एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर से ये वाला जो सर्कल है, जैसे यहाँ दिखा रखा है, ये वाला सर्कल इसमें एंटर भी कर रहा है। बड़े एक सर्कल इस तरह से हो गया और दूसरा सर्कल इस तरह से हो गया। तो ये इस तरह से आप बता सकते हैं कि कुछ इस तरह का इसके अंदर जो है वो अपन समझें तो इस तरह से बना, जैसे एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल इसके अंदर से निकल रहा है। तो अब ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, ये वाला सर्कल जो है ये तो है अपना करंट वाला, जिसमें करंट ऐसे चार्ज यहाँ पर चारों जगह पर रखे हुए हैं, और एक सर्कल है जिसके अंदर ये छोटा ये वाला सर्कल मैंने एक बड़े सर्कल के अंदर घुसा दिया ऐसे। अब हमसे कहा कि अगर हम इस सर्कल को गोल गोल घुमा रहे हैं तो इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस भी देखो गोल गोल घूमेंगे। अब ये चार्जेस अगर मूव करेंगे तो एक तरह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मूविंग चार्ज जो है वो चार्ज पर यूनिट टाइम जो उसकी स्पीड है एक तरह से फ्लो करने की, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर करंट आएगा। तो अब होगा क्या, जैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट जब इसके अंदर घुसेगा तो ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से दो वायर हो गए, एक वायर जिसका करंट अंदर जा रहा है लूप में, जबकि दूसरा वायर उसका करंट लूप से बाहर आ रहा है। दूसरा वाला जो लूप है उसमें तो वो बस एक ही सर्कल के वायर, जो वायर है उसका एक ही पार्ट इसके अंदर है। तो ये तो सिंपल इस तरह से हो गया कि जैसे ये वायर है और ये जो सर्कल वापस अगर बनाए तो ये वायर है, जैसे ये वाला जो पार्ट है, इतना सा पार्ट में अगर हाईलाइट करता हूं तो ये वायर है और ये एक सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, आप समझे ध्यान से। तो अब कुल मिला के हमारे पास दो सर्कल हो गए। एक सर्कल में पूरा ही लूप के दोनों साइड उसके अंदर है, जबकि दूसरे सर्कल में लूप का एक ही साइड उसके अंदर है। अब जब ये लूप ऐसे घूमेगा तो जब इधर से करंट एंटर करेगा तो इधर से करंट एग्जिट भी कर जाएगा।
जबकि छोटे वाले लूप में से करंट सिर्फ एक ही साइड में मूव कर रहा है। ये सवाल का जो है इमेजिनेशन है। अब ये कह रहा है कि हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है द डिफरेंस इन देयर एनक्लोज्ड करंट, कि इनके एनक्लोज करंट में कितना डिफरेंस है। तो पहले तो करंट कितना आएगा, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। अब चार्ज कितना है, एन क्यू, कैपिटल एन बोला है तो एन, चार्ज को अगर अपन बात करते हैं यहां लिख देता हूं, चलो मैं, चार्ज कितना हो जाएगा एन क्यू अपॉन टाइम। टाइम पीरियड इसका क्या होगा 2 पाई ओमेगा, क्योंकि हमें ओमेगा के टर्म्स में दिया हुआ है, ओमेगा ऊपर चला गया, तो ये तो आ गया करंट। ये क्या आ गया बच्चों, करंट आ गया। अब यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो हमसे इन्होंने कहा है कि आप ये बताओ कि कितना करंट जो है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, आईए और आईबी का जो डिफरेंस है वो बताना है। अब देखो आईए तो जो आएगा वो आईए कितना आ जाएगा, आईए तो यही करंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा एन इंटू क्यू अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो एन क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, ये तो हो गया आई ए। आई बी जीरो हो जाएगा। आई बी जीरो क्यों जाएगा, क्योंकि बी लूप में जितना करंट एंटर कर रहा है उतने करंट एग्जिट भी कर रहा है, तो नेट करंट उस लूप के थ्रू कितना हो जाएगा जीरो। तो आई ए माइनस आई बी मतलब आई ए माइनस जीरो, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए आंसर एन क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, जो आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन। देखते हैं आगे अगला सवाल नंबर जो है, अगला सवाल अपन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो स्केल है उसके बीच का अपने को ग्राफ बनाना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो देखो रिलेशन तो क्या होता है, c बाय 5 बराबर f माइनस 32 बाय 9। अब देखो इसको एक बार के लिए तुम y बोल दो और इसको एक बार के लिए x बोल दो, क्योंकि x एक्सिस पे लिखा हुआ है, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा y बराबर 5x बाय 9 माइनस 5 इंटू 32 160 बाय 9। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ओरिजिन से पास करने वाली मूल बिंदु से, क्योंकि x बराबर 0 पर y बराबर 0 है नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब बचे ये दोनों। अब अगर आप इसमें इसका स्लोप देखोगे, ढाल देखोगे, तो वो एक 5/9 है, वो पॉजिटिव ढाल है, तो मतलब पॉजिटिव स्लोप की लाइन आनी चाहिए, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। सीधा सीधा सवाल था, आपको नोट्स में भी ये ग्राफ बनवा रखा होगा आपके टीचर के द्वारा, तो बिल्कुल देख सकते हैं इसको अपन। अगला सवाल AR बेस्ड सवाल है, AR बेस्ड सवाल भी बिल्कुल हमारे पास आते हैं। क्या कहना चाहता है ये, असर्शन अगर पढ़ते हैं, कथन हम पढ़ते हैं, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन है जो एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में है, इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, वो एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये गिवन है, जा सकता है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब रीजन ये कह रहा है कि भाई जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा था, जिस जगह वो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो वहां पर ऐसा इसलिए हुआ, वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग से इसलिए जा रहा था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में थी। अब देखो आप जानते हैं फोर्स बराबर आता है क्यू वी क्रॉस बी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, नियत वेग से जा रहा है, मतलब बल या फोर्स शून्य है। शून्य तब आएगा जब वी क्रॉस बी 0 हो जाए, और वी क्रॉस बी 0 तब होता है जब दोनों पैरेलल हो या क्या हो, एंटी पैरेलल हो। तो इसका मतलब ये बात सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दें, पर कई बार क्या होता है, हम मानते हैं कि दोनों सही हैं और असर्शन को रीजन ने एक्सप्लेन कर दिया है, इसका मतलब आंसर होगा 1। पर देखो 1 क्या दिया हुआ है, A इज फॉल्स, R इज ट्रू, जबकि हमारा क्या है, बोथ आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ध्यान रखें, इस तरह की दिक्कतें हो सकती है, मान के ना चलें कि 1 के अंदर वही लिखा है जो आप सोच रहे हैं। ऑप्शंस देखें, उसके बाद ही टिक करें। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। सवाल देखें अगर क्या कहना चाह रहे हैं, तो सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल ये कह रहा है कि भाई आपको देखो 2 कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हैं, 2 तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इन द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एज शोन 4 आइडेंटिकल चार्जेस Q0 आर कैप्ड एट द कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर, एक वर्ग के 4 कॉर्नर ABCD पर इक्वल चार्ज रखे हुए Q0 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 Q0, ठीक है। अब ये एक सवाल में कह रहा है कि भाई हमने थोड़ा सा फेरबदल कर दिया। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन द सेकंड कॉन्फ़िगरेशन द सेम चार्जेस, वही चार्ज शिफ्ट कर दिए गए हैं, शिफ्टेड टू मिड पॉइंट्स G E H F। तो अभी चार्जेस को हमने G E H और F पर ले आया, जैसा यहाँ दिखा रखा है। तो अब चार्ज यहाँ पर आ चुके हैं इन 4 जगहों पर। और बताना क्या है हमसे ये पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, तो देखो पहले जब ये चार्जेस रखे हुए थे तो इनके बीच का डिस्टेंस था A और A, और इनके बीच 2 चार्जेस डायगोनली रखे हुए थे, उनके बीच का डिस्टेंस आता √2a और √2a। तो अब अपन जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q1 Q2 बाय R। तो
तो k q1 q2 दोनों चार्ज बराबर ही थे, तो k q1 q2, तो q1 q2 हो जाएगा q नॉट स्क्वायर, क्योंकि q1 और q2 दोनों q नॉट है। अब 4 पेयर बनेंगे, देखो यहाँ पर a b c d मान लो, तो क्या क्या पेयर बनेंगे, a b b c c d d a, इन सब के बीच का डिस्टेंस तो है a, जो 4 साइड्स हो गई, और 2 डायगोनल बनते हैं a c और b d, जिनके बीच का डिस्टेंस आता है √2 है। अब एक बार के लिए मैं इसको r बोल देता हूं, √2r और r, तो k q नॉट स्क्वायर अपॉन r इंटू 4, ऐसे 4 पेयर हैं, प्लस k q नॉट स्क्वायर अपॉन √2r इंटू 2, ऐसे 2 पेयर हैं। तो देखो k q नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, बाय r भी कॉमन ले लो, तो अंदर बचता है 4 प्लस √2, √2, 2 बाय √2 को मैंने लिख दिया √2। देखो मैंने फॉर्मूला बना दिया एक तरह से स्क्वायर के लिए, क्यों बनाया अभी समझ में आएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो गई, आर की वैल्यू a डाल दो, तो k q नॉट स्क्वायर अपॉन a 4 प्लस √2, 4 प्लस √2, ये बचेगा, ये स्क्वायर रूट नहीं है, हटा दिया अपन ने। अब बाद में देखो क्या हुआ, बाद में अगर आप देखोगे ना, बाद में भी ये स्क्वायर ही बन गया एक, समझ में आई बात। और इस स्क्वायर का जो डायगोनल है, इस स्क्वायर का डायगोनल जो है वो ये एक तरह से पुराने स्क्वायर की जो है वो लेंथ हो गई, तो डायगोनल मान लेते हैं हम √2l हो गया, और √2l को मैंने किसके बराबर कर दिया, a के बराबर। तो साइड कितनी आ गई, a बाय √2, तो उस स्क्वायर की साइड कितनी आ गई बच्चों, a बाय √2, जो नया स्क्वायर बना उसकी साइड कितनी आ गई, a बाय √2, पर है तो स्क्वायर ही। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, देखो क्या आएगी, यही आएगी, k q नॉट स्क्वायर अपॉन नई लेंथ, अब नई लेंथ कितनी है, a बाय √2 इंटू 4 प्लस √2, यही फॉर्मूला लगा दिया मैंने वापस से, बस स्क्वायर की साइड को मैंने कितना रख दिया, स्क्वायर की साइड को मैंने अब रख दिया a बाय √2, तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो k q नॉट स्क्वायर बाय a, कैलकुलेटिव सवाल है, बिल्कुल है, 4√2 प्लस 2, ये आ गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस ले लें, देखो अब जब डिफरेंस लेंगे तो इधर से तो आएगा k q नॉट स्क्वायर, वापस से बाय a तो कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में ही है, नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो, 4√2 प्लस 2 माइनस इधर क्या था, 4 प्लस √2, 4 प्लस √2 माइनस के साथ, तो क्या बनेगा ये देखो, 4√2 माइनस √2, ये तो 4√2 और √2 वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करी, प्लस 2 माइनस 4, तो ये बनेगा 3√2 माइनस 2, और बार मल्टीप्लाई में क्या था, k q नॉट स्क्वायर बाय a। अब देखते तो हमें 3√2 माइनस 2 ढूंढना है ऑप्शंस में, 3√2 माइनस 2 कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, नीट का पेपर अगर टफ बनाते हैं तो बिल्कुल जेईई मेन का ये सवाल, इस तरह का एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। बाकी सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन में भी मैंने कोशिश की है कि अपन मिनिमम से मिनिमम करें, तो इसी तरह से अपन भी स्मार्टली कैलकुलेशन करें। क्वेश्चन 11 एकदम नीट मटेरियल सवाल है, जेईई में आया है पर नीट मटेरियल ही सवाल है। कैसा है सवाल, सवाल आप देखेंगे तो सवाल ने इन्होंने बोला है एम्पियर्स लॉ के ऊपर बेस्ड सवाल हो गया ये, जिसके अकॉर्डिंग अपन एक सॉलिड सिलेंडर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग जो या करंट कैरिंग जो सॉलिड सिलेंडर होता है, ठोस बेलन होता है, उसके अंदर सेंटर से सरफेस तक किस तरह से और सरफेस के बाहर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बदलती है, उसी का सवाल है। तो एक एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है रेडियस a का, और उसमें स्टेडी करंट जा रहा है, तो जैसे मान लो कि ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है पूरे वॉल्यूम में I। द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर, सेंटर ऑफ वायर से जैसे अपन यहां से बाहर अगर निकलेंगे तो क्या होगा, तो देखो अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता हो तो होता है म्यू नॉट JR/2, जहां पर J इसका करंट डेंसिटी होता है। तो स्टार्टिंग में तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, जैसे मैं बाहर आता हूं उसके बाद तो ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर जैसा हो जाता है, और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, म्यू नॉट I/2πr। तो जैसे आप सिलेंडर के बाहर निकले कितना मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, B प्रोपोर्शनल टू 1/r, और अंदर B प्रोपोर्शनल टू R। तो पहले तो B प्रोपोर्शनल टू R, देखो ये गलत हो गया, इसमें तो B कांस्टेंट है अंदर, जबकि ऐसा नहीं होगा, इसमें लगातार घट रहा है, ये भी गलत हो गया। इसमें अंदर B 0 बता दिया, वो भी गलत हो गया। अब बचाए, देखो इसमें B प्रोपोर्शनल टू R, तो पहले B लगातार R के साथ बढ़ा, जैसे जैसे R बढ़ेगा B बढ़ेगा, और उसके बाद B प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया जैसे सर्फेस से बाहर निकले, तो इसलिए हाइपरबोलिक ग्राफ अतिपरवलय बन जाएगा और घटने लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। बाकी इतना एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, हमें ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि किस तरह से ग्राफ बनता है मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ एक सॉलिड सिलेंडर में। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 बच्चों हमसे क्या कह रहा है कि भाई एक ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही है कि कह रहा है कि एक यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस एपरेटस है जिसको हमने एक लिक्विड में डुबा दिया, एक पानी में लिक्विड में डुबा दिया, जिसका अपवर्तनांक है 1.44, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, और स्लिट सेपरेशन
स्मॉल डी हमें दे रखा है। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है जो है 1.44, दोनों स्लिट के बीच की दूरी दे रखी है वो है 1.5 mm स्मॉल डी जिसको हम बोलते हैं, और स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय पैरेलल बीम ऑफ लाइट हुज वेवलेंथ इज इन एयर 690 mm। कुल मिला के जिस प्रकाश की जिस लाइट की हमने यूज किया है उसका तरंग दैर्घ्य उसका वेवलेंथ दे रखा है 690 नैनोमीटर। अच्छी बात है। द फ्रिंज विड्थ ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ स्लिट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.72। तो स्लिट और स्क्रीन, जो स्क्रीन के बीच का दूरी है वो डी होता है, वो दे रखा है 0.72 मीटर। और हमसे पूछा है कि फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी। अब देखो वैसे तो फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी, पर ये होती है एयर में। अगर आप वैक्यूम में जाओगे तो लैम्डा की जगह पर किसी लिक्विड में जाओगे जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसकी वजह से जो तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ हो जाता है लैम्डा बाय म्यू रह जाता है, और ये इसकी नई फ्रिंज विड्थ बन जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा। तो लैम्डा कितना दे रखा है 690 नैनोमीटर, इनटू डी कितना है 0.72 बाय म्यू देखो कितना दे रखा है 1.44 इनटू स्मॉल डी वो कितना दे रखा था, ये हमने लिखा था 1.5 mm और ये मीटर में था। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आप लिखो 690 इंटू 0.72 और नैनोमीटर का मैंने लगा दिया 10⁻⁹ अपॉन 1.44 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर का। अब देखो 1.72 से 1.44 दो बार चला जाएगा, फिर 2 इंटू 1.5 बन जाएगा 3 से 690 जाएगा 230, बाकी सब 10 की पावर ही बची है, मैंने 2 और 1.5 को भी यूज कर लिया। अब देखो 230 बन रहा है तो ऑप्शन में 23 आना चाहिए, वैसे तो सेकंड ऑप्शन में है वो, तो मैं इतना आगे अगर स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे तो आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी निकाल तो लेते ही है। तो एक देखो क्या बना 230 के बाद देखो यहां पर है 10⁻⁹ अपॉन 10⁻3। तो ये क्या बन गया बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं 230 इंटू 10⁻⁶ मीटर आया है ये, तो 230 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर हो गया या 0.23 मिलीमीटर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन। अगेन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बिल्कुल आ सकता है सवाल देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर सवाल में पूछी एक बहुत ही छोटी सी चीज थी, तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर सवाल को बिल्कुल अटेम्प्ट करें। अगला सवाल ये कह रहा है कि स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद एन आइडेंटिकल स्फीयर। एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, चालक गोला जिस पर कोई आवेश नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, उसको हमने एक दूसरे आइडेंटिकल स्फीयर के साथ कांटेक्ट में रख दिया। अब देखो ये एकदम कांटेक्ट है इनके बीच में, तो एकदम देखी सुनी सी कंडीशन लग रही है, और ये कह रहा है कि दूसरे के ऊपर चार्ज था मान लो Q। अब आप जानते हैं कि अगर हम आइडेंटिकल स्फीयर्स को कांटेक्ट में रखते हैं तो पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक चार्ज ट्रांसफर होता है, तो विभव पोटेंशियल इक्वल होने पर दोनों पर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों पर चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। और इनको अब कुछ डिस्टेंस पे रख दिया जिसकी वजह से इनके बीच में इतना फोर्स लगता है रिपल्शन का, तो हमें बताने की वो डिस्टेंस क्या है। तो अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमें कितना दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻3, और फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू हमें दे रखा है 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2, तो Q1 Q2 देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो Q बाई टू मल्टीप्लाई क्या बनेगा Q स्क्वायर बाय 4, तो Q स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻16, चार्ज का स्क्वायर कर दिया, तो K आ गया, Q1 Q2 आ गया, बाय 4 भी लिखना है तो बाय 4 कर दिया, अपॉन R स्क्वायर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मुझे निकालना है, मतलब R निकालना है मुझे, तो सॉल्व कर लो इसको। देखो 9 से 9 गया, फिर इसके बाद 4 से 16 4 बार गया, तो R स्क्वायर उधर ले जाओ। इधर बच्चों क्या बचा, एक तो 4 इंटू 10 पावर, अब देखो -16 प्लस 9, और इधर से -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो R स्क्वायर कितना मिला, R स्क्वायर मिला 4 इंटू 10 टू द पावर -4, तो R मिला 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर या 2 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के सवाल बिल्कुल बार बार मैं कह रहा हूँ नीट में बिल्कुल उम्मीद है, और पिछले साल भी काफ़ी सवाल मैच हुए हैं जेईई मेन और नीट के अंदर, तो इस बार भी मैच हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि द एनर्जी E एंड मोमेंटम P ऑफ अ मूविंग मास M, एक कण की ऊर्जा E, उसका संवेग P और उसका द्रव्यमान M जो है, उनके बीच में कोई इक्वेशन है, इज रिलेटेड बाय सम इक्वेशन। गिवन दैट C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, C जो है वो प्रकाश के वेग को बताता है, स्पीड ऑफ लाइट बताता है, तो हमें बताना है करेक्ट इक्वेशन कौन सा है। अब देखो एनर्जी, मास और C, वैसे तो आप इस सवाल को डायमेंशन से भी कर सकते हो, बट एक अपन तरीका देख सकते हैं। देखो एक अगर आप
मुझे अब एक इक्वेशन याद आ रही है, जैसे E इक्वल टू आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन के इक्वेशन होते हैं MC स्क्वायर, M और C को जो रिलेट करता है। अब देखो सब जगह E स्क्वायर है, तो अगर मैं E स्क्वायर करूंगा तो एक तो मुझे M स्क्वायर C4 मिलना चाहिए इक्वेशन में, इसमें M स्क्वायर C स्क्वायर है, डायमेंशनली गलत हो जाएगा, इसमें भी M स्क्वायर C स्क्वायर है, डायमेंशनली गलत हो जाएगा। तो अब बचे ये दो उम्मीदवार। अब इसमें इन दोनों में PC में डिफरेंस है, इधर PC स्क्वायर और इधर P स्क्वायर C स्क्वायर है। तो अब एनर्जी की डायमेंशन होती है, विमा होती है M1 L2 T-2, तो उसके स्क्वायर की हो जाएगी M2 L4 T-4। अब देखो P जो है वो क्या है, मोमेंटम संवेग, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी mv, तो m का तो हो जाएगा m1, v का हो जाएगा L1 T-1, और इसको c से भी मल्टीप्लाई किया है, तो अगर मैं c से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो हो जाएगा L1 T-1, तो ये क्या बनेगा m1 L2 T-2, ये आ गया आपका p इंटू सी। अब अगर PC स्क्वायर अपन करेंगे तो PC स्क्वायर में देखो मैं P अगर एक ही बार ले रहा हूं तो मास एक ही बार आएगा, क्योंकि P मास जो है वो मोमेंटम में ही आता है, स्पीड ऑफ लाइट में मास की कोई डायमेंशन आएगी नहीं, तो यहाँ से तो M1 ही बनेगा, जबकि मुझे क्या बनाना है M2, इसलिए P स्क्वायर C स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं P स्क्वायर C स्क्वायर करता हूँ तो देखो क्या बनेगा M2 L4 T-4, ये भी मैच कर गया, यही डायमेंशन बनानी थी हमें, तो इसके हिसाब से कौन सी इक्वेशन सही हो जाएगी आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वापस से AR सवाल है। AR क्या कहना चाह रहा है कि इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब ये होता है कि ऊष्मारोधी, मतलब इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छी बात है। तो Q0 हो गया, मतलब आपका जो है एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, ये रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया। अ गैस इज एडियाबैटिकली श्रंक, बोल भी दिया इसने, टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो हमने उसका वॉल्यूम, उसका आयतन आधा कर दिया। अगर वॉल्यूम घटा दिया तो फिजिक्स के नियमों के हिसाब से जो वर्क डन है, जो कार्य है, वो नेगेटिव आएगा। अब हमसे बोल दिया कि यार Q तो शून्य है, जो बराबर होता है डेल्टा U प्लस W के, तो डेल्टा U जो है वो माइनस W के बराबर हो गया, और W खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डेल्टा U कैसा आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज मुझे समझ में आई जो मैंने बता दी। आगे बढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, टेम्परेचर गैस का घट जाएगा। अरे गलत बात है, हमने देखा कि डेल्टा U बढ़ गया, अब डेल्टा U होता है NCV डेल्टा T, तो अगर डेल्टा U पॉजिटिव है इसका मतलब डेल्टा T पॉजिटिव आना चाहिए, डेल्टा T पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, जबकि इसने बोल दिया घटेगा, तो गलत हो गया। और अगर एक बार असर्शन गलत हो गया, तो जैसे यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो बोथ आर ट्रू, असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज एन बोथ आर ट्रू, ये सारे गलत हो गए। बचेगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स। एक ही ऑप्शन है जिसमें असर्शन फॉल्स दिया हुआ है, बाकी फिर भी रीजन पढ़ेंगे हम। रीजन क्या कह रहा है, फ्री एक्सपेंशन जो है ऑफ एन आइडियल गैस इज एन इरिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, फ्री एक्सपेंशन बहुत फास्ट प्रोसेस होते हैं, बहुत तेजी से हो जाते हैं, इसीलिए इनको इरिवर्सिबल और एडियाबैटिक बोला जाता है। तो रीजन तो एकदम सही है। फिर अगला सवाल हम देखते हैं बच्चों, जो है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 अगर देखेंगे थोड़ा सा लेंदी सवाल है, पर इसमें लेंदी इसलिए है, सवाल तो आसान है पर बहुत सारी चीजें हैं जो चेक करनी है। सवाल एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है सवाल। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू कर्व इज प्लॉटेड, इनके बीच का ग्राफ प्लॉट किया गया है। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, φ0 इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अब हमसे ये कहा है कि हमें बताना है कि इन 5 में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ये कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, विरोधी विभव जिसको अपन बोलते हैं, जिस अपन बात करते हैं, जो निरोधी विभव है उसकी अगर अपन बात कर रहे हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है इसकी अगर अपन बात कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। तो पहले तो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है H nu माइनस फाइव। अब काइनेटिक एनर्जी होती है EV0 बराबर H nu माइनस फाइव। अब हमें V0 और न्यू के बीच का ग्राफ बनाना है, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, H बाय ई न्यू माइनस फाइव बाय ई। अब ये ले लिया इन्होंने y एक्सिस पे, बराबर ये है देखो x एक्सिस पे, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि दोनों की पावर 1 हो गई, और ये हो गया अपना m माइनस या प्लस c। तो m की जो स्लोप की वैल्यू है, ढाल की वैल्यू है, तो हो गई h बाई ई, c का वैल्यू जो हो गया वो गया माइनस फाइव बाई ई, और ग्राफ कैसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन। ये जानकारी हमने जुटा ली। अब देखते हैं क्या है। तो ये कह रहा है कि भाई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा इनके बीच का, जो बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात कर रहे हैं तो V0 और न्यू के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आया था, तो ए तो सही है। अब अगर ए सही तो देखो वापस से मैंने बोला था कि आप ऑप्शंस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं, ये दोनों गलत हो गए क्योंकि इनमें ए दे ही नहीं रखा। अब इन दोनों में ए तो दे रखा है, सी दोनों में कॉमन है, तो या तो मैं बी चेक कर लूँ या ई चेक कर लूँ। अगर बी सही हुआ तो ये सही हो जाएगा, और अगर बी गलत हुआ तो फिर थर्ड सही हो जाएगा। अब बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ V0 वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज φ0 बाय h। इसकी जो ढाल है वो फाई बाय h है, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे ढाल, इसकी जो स्लोप है वो कितना है, h बाई ई है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो बी ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए बी ऑप्शन गलत होते ही ये गलत हो जाएगा, और कौन सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आप इस तरह से बाकी सी को भी चेक कर सकते हो,
और ई को भी चेक कर सकते हो, आपको सही ही मिलेंगे। पर अपन पूरा आप देख लेना उसको, मैंने इक्वेशन तो लिख दी है, आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। पर अपना आंसर बिल्कुल आ चुका है। अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17, बड़ा ही आसान सवाल। सवाल ये कह रहा है कि इनको आपको कुछ तरंग दैर्घ्य, कुछ वेव्स की लेंथ दे रखी है और आपको बोला है कि आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम के अंदर अरेंज करें। ठीक है, तो माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और एक्स रेज। अब यहां पर अगर अपन देखो इन दोनों को कंपेयर कर लें तो इंफ्रारेड जो जिनकी वेवलेंथ रेड लाइट से ज्यादा होती है और अल्ट्रावायलेट जिनकी वेवलेंथ जो वायलेट पैराबैंगनी जिनको अपन बोलते हैं वायलेट से कम होती है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि λ2 लेस देन λ3 होना चाहिए। ठीक है, और अब मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, आपको सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं वापस आपको बात समझिए। आपको सिंपली देखना है कि यार ये वाला किस में है। जैसे यहां पर λ2 लेस देन λ3 है, जबकि इसमें λ2 λ3 से बढ़ा दे रखा है, गलत हो गया। इसमें भी λ2 λ3 से बढ़ा दे रखा है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी λ2 λ3 से बढ़ा दे रखा है, ये भी गलत हो गया। अरे तो तीन ऐसे ही गलत हो गए। तो अब इसी में λ2 λ3 से छोटा दे रखा है, बस खत्म। कई बार क्या होता है, बच्चा सोचता है कि यार मुझे तो इनके बारे में पता ही नहीं है, मुझे चार के बाद चार में से मुझे मान लो 3 आते हैं या 2 आते हैं, तो मैं कैसे करूं, मुझे सारे के बारे में तो नहीं पता, तो जरूरत भी नहीं पड़ सकती। कई बार हो सकता है कि आपका सवाल फिर भी बन जाए, तो छोड़ना नहीं है सवाल को हमको। ठीक है, जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे ट्राई किया इस तरह से और देखो एक ही ऑप्शन था। बाकी हाँ, ये बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप टोटल अगर देखेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी से ध्यान रखोगे तो एक्सरे की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। पर वो देखो 3 ऑप्शन में था। तो इसी तरह से आप ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ हिंट से आप हो सकता है कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक सवाल कर लें। बाकी फिर थ्योरेटिकल बात है, याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है कि आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आपको स्थिति सदिश दिया हुआ है और कितना है, r बराबर 5t² i कैप माइनस 5t j कैप। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स। तो जो वेग है, जो वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड परिमाण बताना है। तो पहले तो इसको एक बार अपन अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे dr/dt। तो क्या मिलेगा, 10t i कैप माइनस 5 j कैप। t का वैल्यू कितना डालना है, 2। तो 2 डालते ही कितना बनेगा, ये 20 i कैप माइनस 5 j कैप। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √20² प्लस 5²। 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, 425। अब तुम कहोगे सर 425 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो या तो 5√15 है या 5√17 है। तो 5√17 अगर मैं 5 को अंदर लेके जाता हूं तो 25 × 17, या इस 5 को अंदर लेके जाता हूं तो 25 × 15। अब 25 × 15 बच्चों होता है, कितना होता है, ये होता है 375। ये तो गलत हो गया, हमें कितना चाहिए, 425। एंड 15 × 17 आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 425। तो मतलब 5√17 तो होना चाहिए, पर 2 ऑप्शन है। अब उसके बाद इन्होंने एंगल भी दिया हुआ है। तो किसी भी वेक्टर अगर मैं इसको बनाता हूं 20 i कैप आएगा इस तरफ, माइनस 5 j कैप वो इधर आएगा, तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। अब अगर आप एंगल देखोगे तो एक बार इन्होंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल दिया tan 4। अब एंगल तो नीचे की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल आएगा तो नेगेटिव एंगल आएगा, पॉजिटिव एंगल तो कैसे आएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। बाकी फिर भी एंगल निकाल लेते हैं। मान लो एंगल थीटा है, तो tan थीटा बच्चों कितना होगा, tan थीटा हो जाएगा -5/20 -1/4। पर ये एक्स एक्सिस के साथ आया है, जबकि इन्होंने देखो यहां पर किसके साथ दिया है, वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस के साथ वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जो कॉट थीटा में बदलेगा, और कॉट थीटा tan थीटा का क्योंकि उल्टा होता है तो 1/4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके अंदर जो इंटीजर टाइप सवाल हैं वो, तो इनके भी ऑप्शन बना के तो दिए ही जा सकते हैं, सवाल तो अपन सॉल्व कर ही लेते हैं। हमसे कह रहा है कि द स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ L इज फिक्स्ड, एक रस्सी है जिससे एक पत्थर बांध के गोल गोल घुमाया जा रहा है, कोनिकल पेंडुलम का जो सवाल होता है वैसा ही कोई सवाल है। एंड कैरीज अ मास ऑफ m एट द अदर एंड, यहाँ पर एक मास m बंधा हुआ है। द मास मेक्स एन एंगल, द मास मेक्स 3/π रोटेशंस पर सेकंड, तो हर सेकंड में वो 3/π रोटेशंस कर रहा है। ठीक है, तो उसका ओमेगा पता चल गया। देखो ओमेगा होता है 2πf, तो 2π और f कितना दिया हुआ, 3/π, पाई से पाई काट दिया तो ओमेगा कितना आ गया, 6 रेडियन पर सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें बताना है द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, m × l का एक नंबर आगे लिखा हुआ है, वो कितना होगा। तो अब देखो यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो टेंशन मान लिया मैंने t है, इधर लग रहा है mg। अब यहां पर अगर अपन कंपेयर करते हैं टेंशन के, जैसे मान लो एंगल थीटा है तो वर्टिकल से एंगल भी थीटा हो जाएगा बच्चों। इधर आएगा t cos थीटा और इधर आएगा t sin थीटा। अब वापस से वही t cos थीटा तो बैलेंस करेगा mg को, और t sin थीटा देगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। अब रेडियस और लेंथ में भी रिलेशन लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं,
देखो लेंथ इसका हाइपोटेन्यूस है और रेडियस इसका एक तरह से ये वाला साइड है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा बेटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा आर बाय एल। तो आर कितना हो जाएगा, एल अपॉन साइन थीटा, यूज कर लेंगे इसको यहाँ पर। तो टी साइन थीटा बराबर, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, साइन थीटा है आर बाय एल, तो आर हो जाएगा एल साइन थीटा, हाँ एल इंटू साइन थीटा होगा ना, तो एल साइन थीटा। तो एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा हमने काट दिया, तो टेंशन कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल। अब ओमेगा मैंने कितना निकाला था 6, तो ओमेगा का स्क्वायर 36, तो 36 ml, और यहाँ पर ml तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा 36, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल कह रहा है कि द रेशियो ऑफ पावर ऑफ अ लाइट सोर्स, एक प्रकाश पुंज है, लाइट सोर्स है, जिससे जो पावर निकलती है, शक्ति निकलती है, S1 और S2 दो सोर्स हैं। तो S1 और S2 की जो पावर का शक्ति का रेशियो है, अनुपात है, वो दे रखा है 2। S1 इज एमिटिंग 2 × 10⁻14 और 2 × 10⁻15 फोटोन्स। अब देखो पावर जो लिखते हैं ना अपन P1/P2, पावर अगर आपको याद हो तो इसको मैं लिख सकता हूं, एक फोटोन की एनर्जी होती है hν, और मान लो n फोटोन प्रति सेकंड निकल रहे हैं, तो nhν जो है वो प्रति सेकंड निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा होगी, जिसको मैं शक्ति भी बोल सकता हूं, पावर भी बोल सकता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n1h, अब देखो फ्रीक्वेंसी की जगह वो दे रखा है वेवलेंथ, तो nhc/λ लिख दो, तो n1hc/λ1 अपॉन n2h, h1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, hc हो तो सबके लिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए बराबर है, hc/λ2। ये रेशो मुझे दे रखा है 2। अब देखो यहाँ से hc तो मैंने पहले ही काट दिया। अब आगे पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई n1 मुझे दिया हुआ है कि पहला जो है वो 2 × 10⁻15 फोटोन्स एमिट करता है, जो उसकी वेवलेंथ भी रखी, λ1 भी दे रखा है। और आगे पढ़ते हैं तो S2 मुझे दे रखा है, मतलब S2 का मुझे लैम्डा दे रखा है, और क्या पूछा है कि जो सेकंड सोर्स है उससे पर सेकंड कितने फोटोन निकल रहे हैं। तो कुल मिला के सवाल अब मैं समराइज कर देता हूं। सवाल ये कह रहा है कि भाई दो सोर्स थे, दोनों से जो पावर निकल रही, शक्ति निकल रही, उसका रेशियो है 2। तो पहले तो मैंने उसकी इक्वेशन बना ली, P1/P2 या सोर्स 1/सोर्स 2 की पावर का रेशियो है 2, और ये बता दिया कि जो पहला सोर्स है वो इतने फोटोन निकालता है, तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन दे रखे हैं और हर फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है। तो अब मैंने एक फॉर्मूला और बताया आपको कि भाई अगर आपको ये पता है कि एक सेकंड में कितने फोटोन निकलते हैं, n जो है वो फोटोन्स का नंबर है पर सेकंड, तो nhc/λ जो है पावर हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर पहले सोर्स की पावर लिख दी, उसके नंबर ऑफ फोटोन्स n1 hc/λ1, और दूसरे सोर्स की भी वेवलेंथ दे रखी है आपको 300 नैनोमीटर, और आपको बताना है उसका n2। तो इनका रेशियो मुझे 2 पता ही है। तो अभी देखो ये क्या बनेगा, n1 उसकी वैल्यू डाल देते हैं 2 × 10⁻15 इंटू, अबे λ2 ऊपर चला जाएगा, λ2 बच्चों कितना है 300 नैनोमीटर, अपॉन n2 × λ1, n2 तो मुझे निकालना है, और λ1 कितना दे रखा है 600। देखो ऊपर नीचे नैनोमीटर है तो मैंने यूनिट नहीं लिखी, वो कैंसिल हो जाएगी, और ये कितना रेशो दिया हुआ है हमें 2 दे रखा है। अब आप अगर देखोगे तो ये 2 बार चला जाएगा, फिर ये भी 2 बार चला जाएगा, तो n2 बच्चों कितना आएगा, n2 आएगा 10⁻15/2, ये 2 से डिवाइड कर देंगे और n2 को इधर ले लेंगे। अब इसमें से मैं एक 10 उधार मांग लेता हूँ, तो 10/2 × 10⁻14। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर देखो 10⁻14 के टर्म्स में था, तो 10/2 बच्चों कितना आ जाएगा 5, तो 5 × 10⁻14 हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये भी आसान सवाल है। देखो इंटीजर टाइप सवाल काफी आसान थे, और इनके बिल्कुल ऑप्शन, बस ऑप्शन जो आंसर है उसका एक ऑप्शन बना देगा, बन जाएगा नीट में सवाल इसी तरह का। तो ये क्या कह रहा है कि द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर सैंपल बाय 0.2%। हमें कितना दाब बढ़ाना पड़ेगा कि हम आयतन जो है उसका 0.2% कम कर दें, और वो प्रेशर जो चाहिए वो है P × 10⁻5। अच्छी बात है। अब आपको बल्क मॉडुलस दे दिया, बल्क गुणांक दे दिया कि भाई इतना है, तो बताओ P का वैल्यू कितना है। अब बल्क मॉडुलस जो होता है वो अपन कितना लिखते हैं, -ΔP/ΔV/V। बल्क मॉडुलस दे रखा है 2.15 × 10⁻9, और देखो ΔV/V परसेंटेज में दे रखा है, कितना दे रखा है -0.2%। तो परसेंट हटाने के लिए अगर मैं फ्रैक्शन में लूंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर बराबर ΔP, वो तो मुझे P बदल दिया, प्रेशर में कितना चेंज है P × 10⁻5, और माइनस, अगर तुम एक तरह से मैं माइनस साइन नीचे ले लेता हूं और इसको लिख देता हूं ΔV/V को -0.2/100, तो P × 10⁻5 बच्चों कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, 2.15 × 10⁻9 × 0.2/100।
तो अभी कितना आएगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो 2.15 तो है ही, इनटू बढ़े आगे, आगे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 10 पावर 9 और 10 पावर 2 नीचे है तो 10 पावर 7 बचेगा और उसको मल्टीप्लाई करना है 0.2 से। तो देखो ये कितना आएगा 0.2 इंटू 2.15, ये हो जाएगा, पहले तो मैं 2 इंटू 215 कर देता हूँ, वो हो जाएगा 430 और फिर मैं डेसिमल लगा देता हूँ 1, 2 और 3 के बाद, तो 0.430 इंटू 10 पावर 7। अब मुझे तो 10 पावर 5 रखना है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 2 0 2 उधार मांग लूंगा तो हो जाएगा 43 इंटू 10 पावर 5 और ये किसके बराबर आया, p इंटू 10 पावर 5 के बराबर। इसका मतलब p का वैल्यू कितना हो गया 43, तो इसका आंसर कितना आता 43। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा ही आसान सवाल है। ये कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g। अच्छी बात है। इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड टू 1/3, अर्थ का डायमीटर, अर्थ का व्यास अगर 1/3 हो जाए ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड मास रिमेन्स अनचेंज, मास में कोई चेंज नहीं आया, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स डैश g। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, g m/r² होता है। अब डायमीटर आधा कर दिया तो रेडियस भी तो आधी ही होगी। काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं डायमीटर आधा हो गया तो रेडियस 1/4 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। डायमीटर बराबर 2r था, अब नया डायमीटर d/2 है मान लो और नई रेडियस 2r डैश है। तो पहले रेडियस कितनी थी d/2, अब रेडियस कितनी है d/4, तो d/2 से d/4 हुआ तो रेडियस भी तो आधी हुई। ठीक है, तो नया जो हो जाएगा, सॉरी 1/3 हुई है, मैंने क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर दिया है, गैस इसने कहा है 1/3, तो 1/3 में ठीक है, तो 1/3 कर देंगे तो यहां पर हम 3 लगा देंगे। ठीक है, और ये भी d/2 से d/6 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि रेडियस 1/3, अगर डायमीटर 1/3 हुआ है तो रेडियस भी कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब अगर रेडियस 1/3 हो जाएगी तो gm अपॉन r/3 का स्क्वायर ये बनेगा। तो gm अपॉन r² बाय 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 टाइम्स ऑफ gm r², और gm/r² कितना था स्मॉल g, तो नया ग्रेविटी कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा 9g। सही बात है। देन लास्ट सवाल, 2 सवाल हमने हटा दिए थे 25 सवाल में से, क्योंकि जो हमें लगा काम के नहीं, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल थे वो। अ टाइटली वाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड कैरीज अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। एक परिनलिका दे रखी है, सोलेनॉइड दे रखा है जिसके अंदर करंट धारा दे रखी है हमें 1.5 एम्पियर। अच्छी बात है। एन इलेक्ट्रॉन इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इनसाइड द सोलेनॉइड। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो सोलेनॉइड के अंदर जो समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विद अ टाइम पीरियड ऑफ 7 नैनोसेकंड्स। अब टाइम पीरियड दिया हुआ है, देखो एक तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे पता है कि जो सोलेनॉइड है, परिनलिका है, उसके अंदर जो अगर लंबा मान लेते हैं, कुछ नहीं बोला इसने, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समरूप होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो टाइम पीरियड आता है किसी भी चार्ज का, वो आता है 2πm/qb, और वो हमें दे रखा है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सोलेनॉइड में कितने होंगे, और पूछ रखा है मास इलेक्ट्रॉन का ये ले लो, चार्ज इलेक्ट्रॉन का ये ले लो, म्यू की भी वैल्यू दे रखी है, नैनो सेकंड भी बता दे, 10⁻⁹ सब बता दिया इन्होंने। तो पहले तो मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं, वो मुझे दे रखा है 75 नैनो सेकंड्स। नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁹ बराबर 2π इंटू m, वो है 9 इंटू 10⁻31, 9 इंटू 10⁻31, जो दिया है वही ले, 9.1 ना ले फिर। तो 2πm अपॉन q, चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻19, मैग्नीट्यूड ही लेना है उसका, और b, यहां से b निकल जाएगा, देखो क्या निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, 2πm अपॉन qb। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें पहले, तो देखो b का जो वैल्यू आएगा बच्चों, b का वैल्यू कितना आएगा, b मैंने इधर ले लिया, 2π इंटू 9 तो 18π इंटू 10 पावर, देखो -31, नीचे का -19 ऊपर आके जुड़ जाएगा +19, और इधर का -9 इधर जाके प्लस हो जाएगा +9। ये तो मैंने 10 की पावर सारी इकट्ठी कर ली। अब 2π इंटू 9 भी आ गया, 18π, सारी 10 की पावर्स आ गई, इधर बचा 1.6 और इधर बचा 75, तो 75 इंटू 1.6। ठीक है, अब इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स 3 के टेबल में, और ये आएगा 25 टाइम्स। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 6π इंटू 10 पावर माइनस, अब देखो ये है 28 -31 -3 अपॉन 25 इंटू 1.6, ये हो जाएगा बच्चों 25 इंटू 1.6 हो जाएगा, 1.6 इंटू 25 हो जाएगा 40,
आप करके देख लेना, 40 आएगा, ठीक है, मैंने कर लिया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं चर्चा करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल गई मुझे, मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां पर मिल गई 2 पाई, या इसको और सही से लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गई 3 पाई बाय 20 इंटू 10⁻³ अब मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है सोलेनॉइड की, 3 पाई बाय 20 इंटू 10⁻³ आया है, और ये होता है म्यू नॉट, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, म्यू नॉट एन आई इंटू आई, वो है 1.5। तो अब यहां से देखो, पहले पाई से पाई काट दें अपन, इसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो n का वैल्यू देखो कितना मिलेगा, 1.5 से 3 भी 2 बार चला जाएगा, और 2 से 20 भी जो है वो 10 बार चला जाएगा। तो अब यहां पर क्या बचा, मैं थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख दूं, ऊपर बच रहा है 10⁻³ नीचे बच रहा है 10, और इधर से आएगा एक तो 4 और एक 10⁻7, तो इधर से आएगा 4 इंटू 10⁻7। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो अभी क्या बन जाएगा, 10⁻³ और 10⁻7 जुड़ेगा 10⁻4 बाय 10, या आप इसको इस तरह से देख लें, -3 और नीचे है -6, ऊपर आके हो जाएगा +6, तो -3 + 6 हो जाएगा 10⁻³ मतलब 1000, और नीचे क्या बचा हुआ है 4, 1000 बाय 4 250। तो 250 इसका आंसर होगा। कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, 250। तो 250 टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसके अंदर आएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये पूरा पेपर था, ऐसे ही अगला पेपर भी जल्दी ही रिलीज कर देंगे। थैंक यू।